बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक लेक्चर नंबर 1। आप लोग सोच रहे होंगे अभी लेक्चर नंबर 3 पे थे और अभी लेक्चर नंबर 1 पे आ गए। तो जनाबे वाला जो आई सी एन डी वन के अंदर जो लेक्चर्स हमारे एडिशन वर्जन 2.0 के अंदर आए वो सिर्फ वही थे जो हमने पढ़ लिए। अब हम आई सी एन डी टू का वो पार्ट करेंगे जो वर्जन 2 के अंदर नए आए हैं। ठीक है, यानी हम पूरा आई सी एन डी टू नहीं पढ़ रहे। आप आई होप आपको पता होगा अगर आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ा होगा सी सी एन ए वर्जन 2 का। एनीवे तो आई सी एन डी टू 200-101 का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है। और जो एक टॉपिक है जो आज हमने पढ़ना है इस कॉल्ड ईथर चैनल। ये जो आपसे पहले इससे प्रीवियस सीसीएनए के अंदर ये टॉपिक नहीं था, ये सीसीएनपी लेवल का टॉपिक था। अच्छा, अब इन्होंने इसे सीसीएनए के अंदर ऐड कर दिया, मगर इसके अंदर ना उन्होंने उस डेप्थ के अंदर नहीं गए जो सीसीएनपी लेवल की डेप्थ है, मगर फिर भी एटलीस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। उसकी वजह यह है कि एज अवर नेटवर्क ग्रो तो हमारी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये जो है ये ईथर चैनल जो है इज लाइक अ बंडल ऑफ बैंडविड्थ। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो स्विच पे लिंक था ये 1 Gbps का था। ठीक है, और एक और लिंक जो है वो भी 1 Gbps का था। तो हमारी रिक्वायरमेंट हुई कि हम लोगों ने बैंडविड्थ को बढ़ाना है। से फॉर एग्जांपल आपके पास दो केबल्स जो सी यहाँ आ रही हैं और आप चाहते हो कि यार मुझे इस स्विच से लेके यानी स्विच ए से लेके स्विच बी तक जो कम्युनिकेशन स्पीड है वो 2 Gbps चाहिए, 1 Gbps नहीं चाहिए। तो आप क्या करते हो, दो फाइबर्स आपस में कनेक्ट कर लेते हो। जब आप दो फाइबर्स कनेक्ट करते हो और बाय डिफॉल्ट अपने स्विच को ऑन करते हो तो स्विच क्या करता है, बीपीडीयू सेंड करता है, बीपीडीयू। ठीक है, अगर आप में से किसी को बीपीडीयू का नहीं पता तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का लेक्चर पढ़ लें। ठीक है, बीपीडीयू सेंड करता है। ठीक है, और मुझे अभी हंसी आ रही है ये बात बताते हुए कि बीपीडीयू का जो टाइमर है हर थोड़ी देर बाद बीपीडीयू एक पैकेट सेंड करता है। से फॉर एग्जांपल टाइमर अभी भूल जाए आप लोग। ठीक है, एक बीपीडीयू पैकेट सेंड करता है और ये जो है ना ये स्विच जिस तरह ऑन वॉइस ने अपने लिंक के ऊपर बीपीडीयू सेंड किया, वो बीपीडीयू इधर से घूम के दोबारा जब वापस इसको मिलता है तो ये कहता है ओ ओ ओ देयर इज अ लूप इन द नेटवर्क। तो जब लूप इन द नेटवर्क होता है तो फिर वो क्या करता है, वो इलेक्शन करता है। इलेक्शन करने के बाद से फॉर एग्जांपल ये स्विच इसका रूट बन जाता है और ये इसकी रूट पोर्ट बन जाती है और ये डेजिग्नेटेड पोर्ट बन जाती है और ये ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, इससे ये डेजिग्नेटेड बन गई और ये ब्लॉक होगी क्योंकि रूट स्विच की कोई पोर्ट ब्लॉक नहीं हो सकती। तो एट द एंड रिजल्ट क्या होगा हमारे पास कि अगर हम इन दो स्विच के दरमियान 2 Gbps का लिंक कर स्टैब्लिश करना चाहे तो हम स्टैब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि स्पैनिंग ट्री किक इन हो जाता है और एस टी पी जो है हमारी एक पोर्ट डिसेबल कर देता है। तो हमारी जो अगर ए डिवाइस से बी डिवाइस के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो ओवर 1 Gbps लिंक हो रही होती है। ठीक है, सो अगर ए और ए बी ने बी बी से कम्युनिकेट करना है और ए सी ने बी सी से कम्युनिकेट करना है, यानी ये वैसे मैंने फर्जी नाम रखे हैं। तो इन ये सारे आपस में फिर इस 1 Gbps की जो बैंडविड्थ है, Gbps की जो बैंडविड्थ है इसको शेयर कर रहे होंगे। ये छोटा बी होता है, ठीक है, बैंडविड्थ के लिए। Gbps की जो बैंडविड्थ है इसे शेयर कर रहे होंगे। सो फॉर एग्जांपल रफली 300 Mbps इसे मिल रहा होगा। ठीक है, और 300 इसी को मिल रहा होगा, 300 इसको। सो अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो एप्लीकेशन इन दो स्विचेस पे चल रही है इज नॉट सो इजी एप्लीकेशन। वो चाहती है कि हमें 2 Gbps बैंडविड्थ चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, आपने ये अक्सर डायग्राम देखी होगी, डायग्राम्स के अंदर कि दो लिंक बने होते हैं और उसके दरमियान सर्कल बना होता है। मैंने सर्कल की मत मार दी है, कुछ ऐसा सा सर्कल बना होता है। ठीक है, इट मीन्स वी आर बंडलिंग, बंडल कर दिया इन दोनों की बैंडविड्थ को। ठीक है, ये अक्सर हमारे पास होता है। हमें रिडंडेंसी के लिए भी चाहिए होता है, हमें फॉल्ट टॉलरेंस के लिए भी चाहिए होता है, हमें हायर बैंडविड्थ कंजम्पशन के लिए भी चाहिए होता है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री, चलो हम कहते हैं स्पैनिंग ट्री हमें फॉल्ट टॉलरेंस देती है, प्राइमरी लिंक बैठा, बैकअप लिंक हमारा आप हो जाएगा। ठीक है, से फॉर एग्जांपल हमने अगर RSTP रन कर रहे हैं हमारे नेटवर्क के अंदर और ये जो सी है ये ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं, ये अल्टरनेटिव पोर्ट होती है। RSTP आपको याद होगा कि RSTP प्लस के अंदर अल्टरनेट पोर्ट्स होती, ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं। तो प्राइमरी पोर्ट पे डाटा सेंड हो रहा है, जिस तरह हमें पता चला ये लिंक डाउन हो गया तो हमने यहाँ सेंड करना शुरू कर दिया। मगर इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये स्पेसिफिक लिंक इस सिनेरियो में यूज नहीं होगा अंटिल अनलेस हमारा एक लिंक फेल हो जाए। तो ये दोनों लिंक जो से हैं एज अ टू सेपरेट लिंक्स यूज होंगे। हम इन दोनों को एज अ सिंगल लिंक बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये दोनों दो फिजिकल लिंक्स हैं, ये फिजिकल लिंक है, ये फिजिकल लिंक है, दो फिजिकल लिंक्स हैं, मगर मैं चाहता हूं कि ये दोनों के दो दो फिजिकल लिंक ना रहें बल्कि ये एक लॉजिकल लिंक बन जाए। ठीक है, और एक लिंक हो ये एज अ सिंगल पाइप हो। तो स्विच कुछ इसको ऐसे ट्रीट करेगा
कि जिस तरह ये एक पूरे का पूरा एक पाइप है यहाँ से यहाँ तक का, और इसकी बैंडविड्थ कितनी है 2 Gbps, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें करने के लिए जब भी हम ये काम करेंगे तो हम इसको कहेंगे ईथर चैनल, ठीक है। जब भी आपके सामने कोई ईथर चैनल की टर्म आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि एक या एक से ज़्यादा लिंक्स को हम लोग कंबाइन कर दें तो वो ईथर चैनल बन जाता है। ईथर चैनल के अंदर ना, अभी ईथर चैनल तो अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ईथर चैनल के साथ साथ आपको एक और चीज़ एक्स्ट्रा बिट ऑफ नॉलेज देना चाहूँ कि ईथर चैनल जो सा है, ये सिस्को के अंदर ईथर चैनल एक टर्म यूज़ होती है, ठीक है। जब भी हमने दो बैंडविड्थ है, ईथर चैनल की इक्विवेलेंट टर्म अगर आप एचपी के नेटवर्क के अंदर चले जाएं, एचपी प्रो करो, अगर आपको काम करने का एक्सपीरियंस हुआ हो या आपको फ्यूचर में होगा, तो एचपी के अंदर इस ईथर चैनल को जब दो ट्रंक्स या दो केबल्स को या दो से ज़्यादा लिंक्स को हम जोड़ देते हैं आपस में, तो इस चीज़ को कहते हैं ट्रंक, ठीक है। आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे ट्रंक तो वो पोर्ट होती है जब हमारा स्विच अपलिंक से बना होता है और उसके अंदर मल्टीपल वीलेंस ट्रेवल हो रही होती हैं, तो फिर एचपी में उसे क्या कहते हैं, एचपी में उसे फिर टैग्ड और अनटैग्ड पोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये एचपी और नॉन सिस्को एनवायरनमेंट में उसे अनटैग्ड पोर्ट्स या टैग्ड पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप में से कोई काम कर रहा है तो उसको अंदाजा होगा। जस्ट एन एक्स्ट्रा बिट ऑफ नॉलेज कि ईथर चैनल हम सिस्को एनवायरनमेंट में कहते हैं, मगर एचपी एनवायरनमेंट में हम उसे ट्रंक कहते हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे ये यहाँ पे हमें एचपी पढ़ाने की जरूरत क्या है, ये वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज दी आपको, ठीक है। कभी कभी आपके एनवायरनमेंट में ऐसा होता है, मोस्टली अक्सर मुझे बहुत वास्ता पड़ता है ऐसी चीज़ों से कि आपके पास सिस्को है और एक जगह एचपी है, और ये सिस्को का अक्सर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये सिस्को का जो सा है 6500 की कोर लगी हुई है, ठीक है, या अब तो नेक्सस आ गए, एनीवे। तो अब आपने एचपी का एक स्विच लिया, से फॉर एग्जांपल 3500 ले लिया, ठीक है, 3500, और फॉर एनी रीजन यू हैव टू एस्टेब्लिश अ ईथर चैनल बिटवीन देम, ठीक है। तो एचपी की साइड से और सिस्को की साइड से हम फिर हमें टर्मिनोलॉजीज का पता होना चाहिए। एचपी उसे ट्रंक कह रहा होगा, सिस्को उसे ईथर चैनल कह रहा होगा, सिस्को इस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट्स कह रहा होगा, हम इन पोर्ट्स को से फॉर एग्जांपल टैग्ड या अनटैग्ड पोर्ट्स कह रहे होंगे, ठीक है, दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेन मकसद ये कि जब हमने उसे बंडल अप करना है बैंडविड्थ को ताकि हमारे पास हायर बैंडविड्थ हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मुझे एक जगह काम करने के मौका मिला, 40 Gbps बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। हमने क्या किया, हमने दो लिंक्स और डाल दिए 10 Gbps के, ठीक है, ये 40 Gbps बन गया, ठीक है। आप ये ना सोचे कि 40 लिंक्स हम इकट्ठे करके उन्हें बंडल कर दें, बंडल करने की भी लिमिटेशन है, वो मैंने मेरे ख्याल में अगली स्लाइड में दिया, अगर नहीं है तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक्चुअली इन शॉर्ट ये कि जब हम मल्टीपल लिंक्स को आपस में ज्वाइन करके हायर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट चाहते हैं तो वो होता है, हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन इधर एक ये रेज होता है कि से फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बंडल कर दिया, ठीक है, ये बंडल होगी बैंडविड्थ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे रफली 2 Gbps स्पीड मिल रही है। अब अगर इसमें से ये लिंक ब्रेक हो जाता है तो क्या स्पैनिंग ट्री कन्वर्जेंस होगी, क्वेश्चन, एसटीपी, भैया ये लिंक रिमूव हुआ है तो क्या होगा, स्पैनिंग ट्री कन्वर्ज नहीं होगा। स्पैनिंग ट्री इस पूरे के पूरे लिंक को एज अ सिंगल लिंक करेगा और बैंडविड्थ जस्ट ड्रॉप होकर 1 Gbps बन जाएगी, मगर स्पैनिंग ट्री कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा अनटिल अनलेस ये पूरे का पूरा ईथर चैनल ही डाउन हो जाता है। फिर वो डिपेंडिंग अपॉन नेटवर्क है, अगर आपका नेटवर्क कुछ ऐसा है, यहाँ पर भी एक स्विच लगा है, यहाँ पर भी, और ये पूरे का पूरा ईथर चैनल ही डाउन हो जाता है, फिर इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। तो जब तक ये ईथर चैनल की सिचुएशन में तो ऐसा नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे मल्टी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये एक हमारा सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल है, ये एक्स्ट्रा एड ऑन है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा मल्टी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल वो क्या करता है कि अगर मेरे पास दो स्विचेस हैं, ओके, तो अगर मेरे पास ये दो स्विचेस हैं, ठीक है, और इधर इस स्विच के पास एक पीसी पड़ा हुआ है, ठीक है, पीसी, और इस स्विच के पास एक सर्वर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास स्विचेस हैं, ठीक है। अब इन स्विचेस के ईथर चैनल कैसे काम करता है कि जिस तरह ये बंडल हुए हैं, ठीक है। अब इसके पास मुझे एक डिफरेंट लिंक ले लेने हैं, इसके पास से पीसी पैकेट निकला, ठीक है, पीसी के पास है, स्विच के पास गया, स्विच ने कहा अच्छा ठीक है, स्विच के अंदर जिस तरह आपको पता है पहले से हमने डिस्कस किया हुआ है, ASICs होते हैं, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है, उनके ऊपर एक ईथर चैनल का स्पेसिफिक एल्गोरिथम चल रहा है। से फॉर एग्जांपल इसने कहा कि मैं इस पीसी का जो है वो मैक एड्रेस लूंगा, ठीक है, और इसके डेस्टिनेशन का जो मैक एड्रेस है इस हिसाब से इनको कैलकुलेट करूंगा, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, और इसको जी इस लाइन पे भेज दूंगा, ठीक है।
और इसी तरह इसका ये जो रिप्लाई है एज अकॉर्डिंगली इसको मिलेगा। तो इसको मैक्सिमम स्पीड कितनी मिल सकती है? अगर ये मेरा एक लिंक 1 Gbps का है तो ये मैक्सिमम 1 Gbps स्पीड गेन करेगा। ठीक है, इतनी देर के अंदर एक और से फॉर एग्जांपल पीसी है, वो कम्युनिकेशन शुरू करता है किसी और सर्वर के साथ, और वो कहता है स्विच उसी तरह एल्गोरिदम, वी होप सो कि ऐसा होगा। ठीक है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वे हाउ टू ट्वीक इट। ठीक है, तो अगर वो यहाँ से बंदा कोई चीज़ एक्सेस करता है तो स्विच फिर दोबारा वो एल्गोरिदम में सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को यूज़ करते हुए उस ट्रैफिक को इस लिंक पे भेज देगा। तो दोनों को 1 Gbps स्पीड मिल रही होगी। एडवांटेज स्पैनिंग ट्री में हमारे पास 2 Gbps के लिंक थे मगर हमें 1 Gbps मिल रही थी। इसके अंदर क्या होगा कि एक पीसी को मैक्सिमम जो है वो 1 Gbps मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इन दोनों को कंबाइन करके मल्टी लिंक पीपीपी की तरह काम नहीं करेगा। मल्टी लिंक पीपीपी स्विचेस के अंदर नहीं यूज होता, हमारे राउटर्स के अंदर यूज हो रहा है। अगर आप उसको एज अ लोड बैलेंसिंग सॉर्ट ऑफ फीचर समझ रहे हैं तो ये ईथर चैनल ऐसी कोई चीज नहीं है। मगर मेरे ख्याल में अगर आपने ईथर चैनल नहीं पढ़ा हुआ तो आपको एमएलपीपीपी का भी नहीं पता होगा। मैं एमएलपीपीपी का क्विक रिव्यू देता हूँ कि ये मेरे पास राउटर है और उसके अंदर जो है 2 T1 लाइन्स लगी हुई है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरी 1 T1 लाइन जो है 1.5 Mbps की है। अब अगर यहाँ से एक कंप्यूटर ने एक पैकेट भेजना है, ठीक है, इस राउटर से गुजर के इस सर्वर तक, ठीक है, तो उसका पैकेट पहले इस राउटर के पास जाएगा। राउटर उस पैकेट को सॉर्ट ऑफ फ्रेगमेंट करेगा, आधा पैकेट इधर भेजेगा, आधा पैकेट इस T1 लाइन पे भेजेगा, और इसको एक्चुअल ट्रैफिक आउटपुट कितनी मिल रही होगी? 3 Mbps। ठीक है, ये MLPPP कर रहा होगा, और इस तमाम कम्युनिकेशन का लोड, इस पैकेट की डीफ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन का लोड जो है आपके राउटर के सीपीयू के ऊपर पड़ रहा होगा। हालांकि ईथर चैनल के अंदर ये काम नहीं होता। ईथर चैनल के अंदर स्विच के पास भैया इतनी बैंडविड्थ नहीं है कि वो उस चीज़ को यूज़ करे। तो डोंट गेट इट कंफ्यूज विद MLPPP। आप में से अगर किसी को MLPPP का पता है तो वो उसको ईथर चैनल से कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, ईथर चैनल इज सॉर्ट ऑफ अ स्विचिंग टेक्नोलॉजी जिसमें हमने जो है अपने स्विच के साथ जो है सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन करनी होती है, और हमारे पास मल्टीपल लिंक्स होते हैं और हम उन लिंक्स को आपस में कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 लिंक्स हैं, ठीक है, 1 GB के, तो 4 Gbps का जो है लिंक बन गया। मगर एक पीसी जो मैक्सिमम बैंडविड्थ गेन कर सकता है इज नो मोर देन 1 लिंक। ठीक है, विच इज 1 Gbps। ठीक है, अगर मेरे पास 10 है तो 10 Gbps, अगर एक लिंक मेरे पास 10 Gbps का। मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट इन द सिंगल ईथर चैनल, यानी एक ईथर चैनल के अंदर मैक्सिमम कितनी पोर्ट्स हो सकती है? 8 पोर्ट्स हो सकती है। ठीक है, 8 से ज्यादा पोर्ट्स का आप ईथर चैनल बना ही नहीं सकते। ठीक है, 8 से ज्यादा पोर्ट का ईथर चैनल आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है बनाना। ठीक है, अच्छा, विच इज 8 पोर्ट्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ 64 ईथर चैनल, मैक्सिमम यानी आप 64 ईथर चैनल बना सकते हैं। ठीक है, मगर ये डिपेंड करता है आपकी स्विचिंग कैपेबिलिटी। ये नहीं है कि आप 3550 तो दूर की बात, 3560 या 3750 के अंदर 64 ईथर चैनल बना सकें। ठीक है, 64 के लिए उसको आपको 64 पोर्ट्स चाहिए होंगी मिनिमम। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा फिर ऑल लैन पोर्ट्स ऑन ईथर चैनल मस्ट बी ऑफ सेम स्पीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्या है कि अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल ये जो 4 इंटरफेसेस हैं जो ईथर चैनल के अंदर यूज हो रहे होंगे, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, इन चारों के चारों की स्विचिंग, ये जो पोर्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल स्पीड, डुप्लेक्स, ठीक है, और से फॉर एग्जांपल अगर आपने इसमें व्हील एंड ट्रंक अलाउ कराई हुई है तो सारी की सारी सिमिलर। अगर इनमें से किसी एक की वो होगी तो वो अपने ईथर चैनल के ग्रुप में से ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और सिस्को की रिकमेंडेशन है कि अगर आप बैटरी यूटिलाइजेशन के लिए ईथर चैनल बनाना चाहते हैं तो रेज़ टू पावर 2 में ईथर चैनल बनाएं। 2 पोर्ट्स का ईथर चैनल बना लें, 4 पोर्ट्स का ईथर चैनल बना लें, 6 पोर्ट्स का ईथर चैनल बना लें, या 8 पोर्ट्स का। ठीक है, 8 से ज़्यादा पोर्ट्स का आप ईथर चैनल बना नहीं सकते। ठीक हो गया, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया कि ईथर चैनल क्या है। कि जब भी हमें 2 डिवाइसेस के दरमियान या मल्टीपल, से फॉर एग्जांपल अगर सिस्को का अगर हम से फॉर एग्जांपल कोड डिज़ाइन लेते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है ये। आप में से जो CCDA पढ़ रहे होंगे उन्होंने देखा होगा, उस्मान साहब अक्सर ये यूं की पिक्चर दिखा रहे होते हैं। तो एक्चुअली ये जो है वो ये कोर है, और कोर के ऊपर हायर रिडंडेंसी, हायर परफॉर्मेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, ईथर चैनल को एक और जगह आप लोग यूज़ देखेंगे, नॉट लिटरली ईथर चैनल, पर इस तरह की टेक्नोलॉजी, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, लैग प्रोटोकॉल। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपके पास स्विच है, ठीक है, और आपका स्विच से एक केबल 2 केबल्स निकल के आपके सर्वर्स में जा रही हैं। ठीक है, और इन 2 केबल्स को हम लोग आपस में टाई अप कर देते हैं, बंडल कर देते हैं। क्यों बंडल करते हैं? क्योंकि इस मशीन के ऊपर
VMware चल रहा होता है, ठीक है। और VMware जो सा आप जिस तरह आपको पता है कि इसके अंदर हमने फिर काट के जो से 4 5 6 सर्वर्स रखे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि एक स्पेसिफिक इंटरफेस जो सा सिर्फ इस सर्वर को दिया जाए, हम चाहते हैं ये दोनों के दोनों इंटरफेसेस इन चारों सर्वर्स को दे दिए जाए, ताकि इनमें से अगर एक डाउन होता है तो चारों के चार सर्वर्स को एटलीस्ट 1 Gbps बैंडविड्थ मिल रही हो, 10 Gbps डिपेंडिंग अपॉन द साइज और अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ, ठीक है। तो क्योंकि अगर इनमें से फॉर एग्जांपल अगर VMware है, तो अगर मैंने इससे फॉर एग्जांपल किया ये VM मशीन 1 और 2 है, इनके लिए पहला इंटरफेस है और 3 और 4 के लिए ये दूसरा इंटरफेस है, और ये इंटरफेस डाउन हो जाता है तो फिर 1 और 2 मशीन एक्सेसिबल नहीं होगी। तो हम इसके लिए लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल यूज करते हैं, लैग यूज करते हैं, मगर दैट्स द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ अवर ईथर चैनल टॉपिक डिस्कशन। मैंने कहा वैसे आपको बता दूं, ठीक है। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8 तक जा सकते हैं, और मैक्सिमम ईथर चैनल एक स्विच के ऊपर कितने हो सकते हैं 64, मगर 64 ईथर चैनल बनाने के लिए मिनिमम आपको 64 + 64 पोर्ट्स चाहिए। अच्छा, अब आ जाता है PAGP एंड LACP, ठीक है। सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है PAGP, ठीक है, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, और LACP लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये वही IEEE का स्टैंडर्ड है, ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड है, किसी भी डिवाइसेस के दरमियान कर सकते हैं, ठीक है। से अगर आप फॉर एग्जांपल सिस्को HP कर रहे हैं, ये आपके पास HP है, ठीक है। HP कैसा बन गया, HP और सिस्को, तो इसके दरमियान जब ईथर चैनल करना है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग फॉर LACP, ठीक है। और अगर सिस्को है तो PAGP यूज करें, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है, एक सिस्को प्रोप्राइटरी और एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्विच है, ठीक है। और अगर अब मसला ये है, इसके अंदर जो सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है जो बहुत लोगों को होती है कंफ्यूजन, मे बी एग्जाम में भी कोई ट्रिकी क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए कि जब आपने किसी इंटरफेस को ग्रुप करना है तो दैट इज अ चैनल ग्रुप, ठीक है। ये चैनल ग्रुप है आपका, ठीक है। चैनल ग्रुप किया आपने, से फॉर एग्जांपल ग्रुप बना दिया, ठीक है, एक ग्रुप बना दिया, मैंने कहा जी मैंने एक ग्रुप बनाया और ये दो इंटरफेसेस को, इस इंटरफेस को इस इंटरफेस को इस ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, ये बाइंड हो गया, चैनल ग्रुप से फॉर एग्जांपल 2 दे दिया। इधर अब इस स्विच पे भी दो इंटरफेसेस जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, इनका भी चैनल बनाया और इसको ग्रुप नंबर 10 दे दिया, कोई मसला नहीं है, लाजमी दोनों साइडों पे चैनल ग्रुप का सिमिलर होना लाजमी नहीं है, ठीक है। और जब आप ये चैनल ग्रुप बना लेते हो तो ये इन द रिजल्ट एक पोर्ट बनाता है विच इज कॉल्ड ईथर चैनल पोर्ट, ठीक है। और ये एक्चुअली लॉजिकल पोर्ट होती है, ये जो बंडल जो हमने बनाया है ना ये, ठीक है। और उसके बाद ये आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जब आप चैनल ग्रुप बनाते हो तो उसके अंदर जब मोड लिखते हो, मोड के आगे अगर आप डिजायरेबल देते हो तो इसका मतलब है डिजायरेबल ऑटो या ऑन, तो ये PAGP पोर्ट एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बन जाता है, ठीक है। और अगर आप ये डिजायरेबल हटा देते हो, यहाँ पे एक्टिव या पैसिव कर देते हो, तो वो LACP बन जाता है। अच्छा, अब डिजायरेबल और ऑटो और ऑन में क्या फ़र्क है, ठीक है। इसी तरह एक्टिव पैसिव, डिजायरेबल का मतलब है अगर मैंने इस स्विच की पोर्ट्स को, दोनों पोर्ट्स को डिजायरेबल कर दिया, चैनल ग्रुप 10 मोड डिजायरेबल, तो इसका मतलब है ये दूसरे स्विच को कहता है आई डिजायर, कि मेरी कोशिश है कि भाई तुम जो है ईथर चैनल बनाओ, आई डिजायर ईथर चैनल बनाओ, आई डिजायर ईथर चैनल बनाओ। ऑटो या ऑन का मतलब कि ठीक है अगर कोई रिक्वेस्ट करेगा तो मैं बना लूंगा, ठीक है। इसी तरह एक्टिव जोन है वो क्या करेगा, वो डिजायर कर रहा होगा, मगर अगर आपने एक्टिव का वर्ड यूज किया तो LACP कन्फिगर हो जाएगा, अगर डिजायर का वर्ड यूज किया तो पोर्ट एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज हो जाएगा, दैट इज इट। और इसके अलावा इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो दिस इज द सिंगल कमांड, मगर इसका थोड़ा सा लॉजिकल वे में यूज करना है और हमारा जो है वो ईथर चैनल कंप्लीट हो जाए। ओके, इसके अंदर अभी एक छोटी सी सिस्को की रिकमेंडेशन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सिस्को की रिकमेंडेशन नॉर्मली ये है, बेस्ट प्रैक्टिसेस कह सकते हैं, रिकमेंडेशन ही, अगर आप रिकमेंडेशन करके गूगल करेंगे तो शायद कि भाई एक साइड पे जो पोर्ट्स है उन्हें डिजायरेबल रखा जाए, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो सा है उन्हें ऑटो रखा जाए, ठीक है, ऑटो, ठीक है। ऑटो मतलब कि कोई डिजायर करेगा तो मैं उसको एक्सेस उसके साथ ईथर चैनल बना दूंगा, कोई डिजायर नहीं करेगा तो मैं उसको छेड़ने की जरूरत नहीं महसूस करूंगा, ये खुद रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो एक साइड पे डिजायरेबल कर लो, एक साइड पे ऑटो कर लो, इट विल वर्क। ठीक हो गया। तो अगर आप में से कोई जो सा बंदा है ऐसे कंफ्यूज हो रहा है कि यार ये मैंने ऑटो रखना है या डिजायरेबल रखना है, या आप कहते हो यार ये बहुत ज्यादा टेंशन होगी है, मुझे ईथर चैनल ही बहुत बड़ा टॉपिक लग रहा है, ठीक है, गो के वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। जब आप रियली लैब करेंगे तो आप देखेंगे इस लिटरली अ सिंगल कमांड, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, ठीक है, आप दोनों साइडों पे डिजायरेबल रख ले, या एक साइड पे डिजायरेबल रख ले, एक साइड पे ऑटो रख ले, या दोनों साइड पे डिजायरेबल रख ले, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आपको क्विकली इसकी लैब दिखाता हूँ, ठीक है। और लैब जो सी है वो हमें पैकेट ट्रेसर के अंदर करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे GNS के अंदर वो कमांड सेट नहीं मिला जो मैं पैकेट ट्रेसर में देखना चाह रहा था, जो एक्चुअल कमांड्स। वेलकम बैक, और मैंने ये निकाल ली है पैकेट ट्रेसर,
और मैंने जो सा लास्ट टाइम पैकेट ट्रेसर जब यूज़ किया था वो आपकी CCNA की लैब के अंदर ही यूज़ किया था। तो मैं क्या करता हूँ, दो 3560 लगा देता हूँ, ठीक है, 24 पोर्ट्स, ठीक है। एक को जो सा है वो कह देते हैं हम स्विच 1, और दूसरे को नाम दे देते हैं इसको स्विच 1 करते हैं क्योंकि इसका स्विच 1 लिखा हुआ आ रहा है, और इसको कर देते हैं स्विच 2। आई होप मुझे याद होगा इस पे काम कैसे करना है, ठीक है। लिंक बनाना है, बीच में क्रॉसओवर केबल लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब आपने ज़रा ध्यान से देखना है, फास्ट ईथरनेट 0/1 को मैंने कनेक्ट कर दिया फास्ट ईथरनेट 0/1 के साथ। अच्छा जी, ये एक लिंक हमारा बन गया। तो अब हमने एक और जो सा है क्रॉसओवर लिंक बनाना है, ठीक है, 0/2। और आप इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा अभी होता क्या है इन दोनों के दरमियान, ठीक है। अब एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड क्या होगा कि इन दोनों के बीच में स्पैनिंग ट्री रन होगा। स्पैनिंग ट्री देखेगा वो एक बैकअप लिंक है और वो BPDU से रिसीव होगा। जिस तरह ही उसे BPDU रिसीव होगा तो वो बताएगा हो भैया मुझे यहाँ BPDU रिसीव हुआ है, इसका मतलब है नेटवर्क में लूप है, और लूप है तो हमने क्या करना है, स्ट्रेट वे इनिशिएट द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो ये एक्चुअली अब ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रन होगा इसके अंदर, ठीक है। तो मैं अगर आपको क्विकली इसके कमांड प्रॉम्प्ट में लेके जाता हूँ, CLI, ठीक है, मैं इसको स्विच 2 नेम दे देता हूँ एक सब सेकेंड। मुझे लास्ट टाइम रिक्वेस्ट आई है सर कीबोर्ड ज़रा आहिस्ता मारा करें, ठीक है। होस्ट नेम config होस्ट नेम स्विच 2, ठीक है, ये स्विच 2 हो गया। और इसका भी CLI पे कर देते हैं स्विच 2। मुझे रबर का कीपैड लेना पड़ेगा मुझे लगता है। होस्ट नेम स्विच 1, ठीक है, ये स्विच 1 हो गया और ये मेरे पास स्विच 2 हो गया, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं कि ये जो ये ब्लॉकिंग पोर्ट होगी है, ठीक है, और ये जो सा है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी, ठीक है। अगर मैं आपको इसके ऊपर क्विकली कमांड चला के दिखाऊं, ठीक है, एग्जिट करना पड़ेगा मेरे, शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, और एंटर करूं तो ये देखें रूट पोर्ट होगी, फॉरवर्डिंग एंड अल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट, ठीक है। इसी तरह अगर इस स्विच के अंदर देखूं तो क्या होगा, शो स्पैनिंग ट्री, डू की कमांड लगी स्पैनिंग ट्री, ठीक है, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट्स, ठीक है, क्योंकि वो रूट स्विच है तो उसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये अभी हमारा जो सा दोनों के दो स्विचेस हैं वो स्पैनिंग ट्री फॉर्मेट के अंदर है, मगर अभी हमने क्या करना है, हमने इन दोनों इंटरफेसेस को जो सा है वो कंबाइन करना है, यानी इन दोनों को जोड़ना है आपस में। इन दोनों इंटरफेसेस को जोड़ेंगे और ये दोनों स्विचेस जो से हैं इन दोनों पोर्ट्स को एक्टिव कर देंगे, इस पर स्पैनिंग ट्री खत्म हो जाएगा, स्पैनिंग ट्री से एज अ सिंगल पोर्ट कंसीडर करेगा, ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं। कॉन्फिग टी इंटरफेस रेंज, मैं दोनों पोर्ट्स को इकट्ठा पकड़ लेता हूँ, ठीक है, FA0/122, ठीक है, स्पेस बार देनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। ये पूरे का पूरा इंटरफेस रेंज मेरे पास सिलेक्ट हो गया। अब हम इसके अंदर 2-3 कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, से फॉर एग्जांपल स्पीड 100 कर देते हैं, डुप्लेक्स कर देते हैं, फुल कर देते हैं, ठीक है। और क्या करना चाहते हैं, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1Q कर देते हैं, ठीक है। ये लेयर 2 ईथर चैनल है, इसको लेयर 3 ईथर चैनल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके अंदर हमें IP एड्रेस देना पड़ेगा। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देते हैं, ठीक है, ट्रंक, मगर याद रखना है HP में ट्रंक उस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। स्विच पोर्ट क्या होता है ट्रंक में, अलाउ वीलैन, मेरे ख्याल में मैंने पढ़ाई भी, अगर नहीं पढ़ाई भी तो सिर्फ इस ट्रंक के अंदर से वो स्पेसिफिक वीलैन जा सकती हैं। से फॉर एग्जांपल 5 to 10 कर दिया, ठीक है। वीलैन की कमांड नहीं थी मेरे ख्याल में, बीच में स्पेस बार था, तो 5 to 10, ठीक है। अब ये 5 to 10 करने के बाद अब मैंने क्या करना है, ठीक है, इसको मैं अगर कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं कॉपी करके वो कॉन्फ़िगरेशन जो है दोबारा दूसरे स्विच में भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्विच नंबर 2 के अंदर जाता हूँ, ठीक है। उसी तरह इंटरफेस रेंज कर लेते हैं, ठीक है, रेंज FA0/1-2, ठीक है। और उसी तरह क्या करेंगे हम उसके अंदर 0/2 हमने क्या किया, स्पीड कर लेते हैं, स्पीड 100, डुप्लेक्स व्हाट वाज दैट, फुल, और वो इंटरफेसेस अप होना शुरू हो गए, ठीक है, मगर वो उसी तरह स्पैनिंग ट्री चलाएंगे, ठीक है। स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1Q, स्विच पोर्ट मॉड ट्रंक, ठीक है।
और स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLAN 5-10, ठीक है, स्पेसेस नहीं है। अभी तक क्या हुआ कि हमारे सिर्फ इंटरफेसेस हुए हैं, हमने उनको कॉन्फ़िगर कर लिया और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्चुअल काम करना है। हम वापस स्विच नंबर, ये कौन सा है, स्विच नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। स्विच नंबर 2 से काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कमांड है चैनल ग्रुप और चैनल प्रोटोकॉल की, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर चैनल प्रोटोकॉल करेंगे ना, चैनल डैश प्रोटोकॉल क्वेश्चन मार्क, तो LACP PAGP आपको प्रोटोकॉल सेलेक्ट करने की परमिशन दे रहा। अब आप कह रहे होंगे कि आपने बताया था कि हमें प्रोटोकॉल सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। बिल्कुल मैंने सही कहा। आप कहीं पे भी कॉन्फ़िगरेशन में ये कमांड नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने से फॉर एग्जांपल LACP कर दिया और LACP करने के बाद आपने मोड जो है वो डिज़ायरेबल नहीं किया, कुछ और कर दिया, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं चैनल डैश ग्रुप, ठीक है। ग्रुप को कोई चैनल ग्रुप को नाम दे दें, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया चैनल ग्रुप 10, ठीक है, क्वेश्चन मार्क मॉड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, एक्टिव करोगे तो LACP एनेबल हो जाएगा, ऑटो करोगे तो PAGP, डिजायरेबल करोगे तो PAGP, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, चैनल ग्रुप डिजायरेबल, मोड डिजायरेबल, ठीक है। मैंने जिससे डिजायरेबल किया तो ये क्या करेगा, PAGP एक्टिवेट कर देगा यहाँ पे, और ये इंटरफेस जो है दूसरे एंड पे PAGP का इंतजार करेगा, ठीक है। तो कमांड क्या है, चैनल ग्रुप 10 मोड डिजायरेबल, PAGP एनेबल हो जाएगा, ठीक है। मगर दोनों इंटरफेसेस पे करना है, इसलिए मैंने इंटरफेस रेंज की कमांड लगाई है, FA0/1 और 0/2 दोनों को सेलेक्ट किया हुआ है, और उसके ऊपर चैनल ग्रुप 10 मोड डिजायरेबल कर दिया। जिससे मैं मोड डिजायरेबल करूंगा वो हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर एक्टिव भी है, पैसिव भी है। सिर्फ एक्टिव पैसिव जो सी है वो LACP करेगा, ठीक है। बाकी एनेबल ईथर चैनल ओनली PAGP, ठीक है। ऑटो और डिजायरेबल ऑन भी मेरे ख्याल में जो है वो देखेगा दूसरी साइड पे क्या एक्टिवेट है, उस हिसाब से कर लेगा उसे। मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा, आप एक दफ़ा लैब करके देख लीजिएगा। मैंने कभी ऑन वाले पे ट्राई नहीं किया। नॉर्मली हम लोग डिजायरेबल एक साइड पे करते हैं और ऑटो दूसरी साइड पे कर देते हैं, ठीक हो गया। तो मैं इधर एंटर करता हूँ, मैंने एंटर कर दिया, डिजायरेबल मोड सेट हो गया, ठीक है। अब मुझे दूसरे स्विच के ऊपर भी जाके यही काम कर लेने दें, ठीक है। चैनल डैश ग्रुप, ठीक है। चैनल ग्रुप वहाँ पे 10 रखा था, मैं यहाँ पे 20 भी रख सकता हूँ और 30 भी रख सकता हूँ, टू प्रूव द पॉइंट कि ये दोनों सिमिलर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, चैनल ग्रुप, उसके बाद मोड ऑटो, ठीक है। ये हो गया। अभी इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक शो IP इंटरफेस ब्रीफ, मेरे ख्याल में कमांड चलती है, ठीक है। ये देख रहे हो, अब हमारे पास पोर्ट चैनल 10 का इंटरफेस बन गया, देख रहे हो, मगर ये डाउन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे जो पोर्ट चैनल बनाया था, पोर्ट ग्रुप क्या बनाया था, 20 बनाया था, इसीलिए 20 का यहाँ पे बन गया होगा डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। और ये देखें, ये पोर्ट चैनल 20 आ गया आपके पास, मगर ये दोनों के दो पोर्ट चैनल जो से हैं वो डाउन आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब आपके पास एक कमांड चलाऊं, ठीक है, मैं बाहर आ जाता हूँ, शो ईथर चैनल समरी, ठीक है। तो ये देखो आपके पास क्या आ रहा है, स्टैंड अलोन आ रहा है और पोर्ट चैनल ग्रुप 10 POL0 SD फॉर्मेट में आ रहा है। S का मतलब क्या है, लेयर 2 है, मगर D का क्या मतलब है, डाउन है। क्यों डाउन है, ठीक है। FA0/1 और FA0/2 का इंटरफेस जो है, ये दोनों इंटरफेसेस हैं, ये भी क्या आ रहे हैं, स्टैंड लोन इंटरफेसेस आ रहे हैं, ठीक है। सो अभी तक हमारा ईथर चैनल जो है वो अप नहीं हुआ, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे भी जाके एक कमांड चलाता हूँ, शो ईथर चैनल समरी, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे पास यही सिचुएशन आ रही है। अब हमने देखना है कि ये क्यों, किस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है हमारे साथ। हमारा ईथर चैनल अप हो जाना चाहिए था। शो इंटरफेस स्टेटस, एक्चुअली मुझे ये बहुत चीज़ बुरी लगती है, इसके अंदर इंटरफेस स्टेटस अप नहीं आ रहा होता, ठीक है। मगर वो मेरे ख्याल में कम्युनिकेट कर रहा है, अभी थोड़ी सी देर दे दें उसे, मेरे ख्याल में वो अप हो जाएगा, ठीक है। अप है, ठीक है। FA0/2 जो सा है, इसके ऊपर दोबारा चल के देखते हैं, ईथर चैनल समरी, थोड़ा सा टाइम दे दें इसे, ठीक है। मैं वीडियो पास करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। अच्छा जी, वेलकम बैक। मैंने आपको कहा था मैं कुछ नहीं छेड़ूंगा, मगर मैंने बहुत कुछ छेड़ा है। मुझे वापस स्लाइड पे जाने दें तो मैं आपको समझा सकता हूँ क्या हुआ। अच्छा, हम लोग एक बहुत सिली सी मिस्टेक की, वैसे मैंने कलर ज़्यादा ऐड कर दिया। हमने क्या किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है, क्योंकि आप तो एक ही सीटिंग में सुन रहे हैं लेक्चर। हमने ईथर चैनल बनाया, हमने ईथर चैनल बनाने के बाद इस इंटरफेस के ऊपर हमने क्या किया था, अलाउ VLAN, ठीक है, अलाउ VLAN और 5 to 10,
आप बैक इन ओल्ड डेज, ठीक है, VLAN 1 बाय डिफॉल्ट कहाँ यूज होती है? VLAN 1, ठीक है, कहाँ यूज होती है? इज अ नेटिव VLAN फॉर डॉट वन क्यू कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। हमने इस ट्रंक पोर्ट के ऊपर VLAN 1 की कम्युनिकेशन डिसअलाउ करा दी। जब हमने VLAN 1 की कम्युनिकेशन डिसअलाउ करा दी तो वो उसकी ट्रंक जो सी है वो कम्युनिकेशन ही कंप्लीटली स्टैब्लिश नहीं हुई, ईथर चैनल तो दूर की बात थी। तो एक्चुअली आपने मेक श्योर करना है कि आपने जब भी यहाँ पे ट्रंक बनानी है तो उसमें VLAN 1 जो सी है हमेशा अलाउ करानी है। शर्त ये है कि VLAN 1 आपकी नेटिव VLAN हो। अगर आप VLAN 1 की नेटिव VLAN हटाना चाहते हैं, किसी और VLAN को बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। यानी आपको समझ आ रही है कि VLAN 1 इज द मैनेजमेंट VLAN, जिसे हम कहते थे मैनेजमेंट VLAN, वो डॉट वन कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। एनीवे, तो मैंने उस प्रॉब्लम को फिक्स किया। मैं समझ रहा था ईथर चैनल पैकेट ट्रेसर में कोई बग आ गया, ठीक है। एनीवे, तो ये स्विच 1 है और वही कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो हमने की थी। और शो रन करके आपको दिखा देता हूँ, कंट्रोल रिड्यूस शो रन, ठीक है। हमने क्या किया, फास्ट इथरनेट 0/1 20 मोर डिजायरेबल VLAN 1 to 5, ठीक है। अगर यहाँ पे VLAN 1 हटा दूंगा तो एक साइड पे ट्रंक बन रही थी, दूसरी साइड पे ट्रंक वो ईथर चैनल बन ही नहीं रहा था। और वो मोड में कौन से में जा रहा था? सस्पेंडेड मोड में जा रहा था, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं स्विच 3 में चला जाऊँ, ठीक है, और अगर मैं शो ईथर चैनल दिखाऊं तो ये देखो आपको बता रहा है PAGP प्रोटोकॉल है, SU स्टेट है, ग्रुप नंबर 3 है। अच्छा, इधर एक चीज़ जो नहीं हो रही पैकेट ट्रेसर में, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जब आप इंटरफेसिस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर कर चुके होते हैं तो जब आप शो रन इंटरफेस PO0/3 करेंगे, ईथर चैनल ये कमांड सपोर्ट नहीं करता, तो यहाँ पर वही तमाम कॉन्फ़िगरेशन इनहेरिट होनी चाहिए। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1 to 5 जो भी, मगर स्पीड और डुप्लेक्स नहीं आएगा क्योंकि वो लॉजिकल इंटरफेस है। इधर मोड ट्रंक तक आ रहा है मगर अलाउड VLAN जो आपने यहाँ पे अलाउड VLAN 1 to 5 की है वो नहीं आ रही, ठीक है। इन शॉर्ट ये कि हमारा ईथर चैनल आपस में स्टेब्लिश हो गया है और हमारे ईथर चैनल की वजह से अब ये दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है। अगर आप शो ईथर चैनल, ठीक है, समरी देखना चाहते हैं तो ये आपके पास समरी है, ग्रुप है। और इधर शो ईथर चैनल के बाद अगर आप पोर्ट चैनल देखना चाहते हो, पोर्ट चैनल, तो वो पोर्ट चैनल की इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास। पोर्ट चैनल 20 है, ठीक है। लॉजिकल स्लॉट्स पर पोर्ट जोन सी हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी है और जो भी उसका स्टेटस स्टूटस है और कितने मिनट से वो अप है, कौन कौन सी पोर्ट है और उन पे कितना कितना लोड है, ठीक है। पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल है या नहीं और प्रोटोकॉल PAGP है, ठीक है। अब इधर ही एक काम आप कर सकते हो, पोर्ट चैनल, ठीक है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है मगर दैट्स आउट ऑफ पोर्ट चैनल, ठीक है। लोड बैलेंस, ठीक है, आप किस तरह लोड बैलेंस कराना चाहते हो? डेस्टिनेशन IP एड्रेस के हिसाब से, मैक एड्रेस के हिसाब से, सोर्स डेस्टिनेशन IP एड्रेस के हिसाब से, या सोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक सोर्स मैक एड्रेस के हिसाब से लोड बैलेंसिंग, ठीक है। दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर थिंग, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने आपको साथ साथ एक चीज़ बताई थी कि अगर मैं इस चैनल ग्रुप के अंदर, ठीक है, अगर मैं आपको क्विकली एक कमांड दिखाऊं, शो ईथर चैनल समरी, ठीक है, चैनल ग्रुप बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। P का मतलब है इनपोर्ट चैनल, ठीक है। अगर मैं इनमें से फास्ट इथरनेट 0/1 पे 1 to 5 VLAN के अलावा एक और VLAN अलाउ करा देता हूँ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल config t इंटरफेस FA 0/1, ठीक है, और स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLAN एड ट्रिपल लाइन, ठीक है। और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। और शो इंटरनेट समरी, थोड़ा सा वेट दें आप, इसे थोड़ा सा टाइम लेता है ये। तो ये थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, स्टैंड लोन मोड के अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दूसरे स्विच से मैच नहीं करेगी, यानी दूसरे इंटरफेस से मैच नहीं करेगी, यानी उसमें कोई एक ऐसी VLAN ऐड हो गई है जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो हमारा ईथर चैनल जो है वो काम करता रहेगा मगर वो बॉटम लिंक को यूज़ करता रहेगा, टॉप लिंक को यूज़ नहीं करेगा। ठीक हो गया? अभी तक उसने नहीं किया मगर मैंने ये चीज़ वेरीफाई की हुई है। ठीक है, शो ईथर चैनल समरी, ठीक है। एक मैं क्विक काम करता हूँ। अब से ये चीटिंग हो रही है, ठीक है। शो ईथर चैनल समरी, तो थोड़ा टाइम लगाता है, ये अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, उसके हिसाब से इसमें अभी तक कोई गड़बड़ नहीं।
एनीवे तो अगर आपके ईथर चैनल के अंदर किसी भी ईथर चैनल में किसी भी पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन आपस में मैचिंग नहीं होगी तो वो इंटरफेस जो सा है वो सस्पेंडेड फॉर्मेट में चला जाएगा। ठीक है, कम ऑन, मेरा अब दिल नहीं कर रहा वीडियो पॉज करने को। एनीवे तो वापस चलते हैं, एक दफ़ा क्विक समराइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने आज क्या देखा, हमने देखा ईथर चैनल। ठीक है, ईथर चैनल की कब ज़रूरत पड़ती है, जब हमने हमने दो या दो से ज़्यादा इंटरफेसेस को, मगर 8 से ज़्यादा इंटरफेसेस को नहीं, आपस में कंबाइन करते हैं टू इंक्रीज़ द बैंडविड्थ। तो हम बैंडविड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं, मगर मैक्सिमम स्पीड एक पीसी से दूसरे पीसी तक जाने के लिए 1 Gbps यानी एक लिंक से ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये लिंक MLPPP की तरह काम नहीं करता, यानी एग्रीगेट करता है मगर एक पीसी को एक ही जितनी स्पीड मिलती है। इन शॉर्ट ये कि ईथर चैनल जब मल्टीपल इंटरफेसेस को हम कंबाइन करके हायर बैंडविड्थ चाहते हैं तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और लैब टाइम हमने देखा आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए तमाम इंटरफेसेस के दरमियान, जो कि हम नहीं देख सके। अगर हम एक इंटरफेस का व्हील एंड ट्रंक उड़ा दें तो वो डिलीट हो जाता है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये लैब GNS में नहीं हो सकती थी। पैकेट ट्रेसर में सिर्फ हमने एक छोटी सी गलती की, वो गलती ये थी कि आ जा यार वो गलती ये थी कि हम लोगों ने उसके अंदर व्हील एंड वन जो सी है वो डिसअलाउ करा दी थी ट्रंक की, तो इस वजह से ट्रंक आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सके। ठीक है, वापस चलते हैं ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पार्ट नहीं हो रहा। नॉर्मली आप इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इवन आपकी डुप्लेक्स सेटिंग चेंज करते हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। एनीवे डुप्लेक्स हमें पता चल रहा है ऑब्वियसली डिस्कनेक्ट होगा, मगर मैं आपको वील एन को निकालना या ऐड करने से जो है वो स्पेसिफिक जो ट्रंक इंटरफेस है वो डाउन हो जाता है और वो स्टिल काम कर रहा होता है तो बाकी चीज़ें, मगर वो अभी वक्ती तौर पे वो पता नहीं नाराज़ हुआ है या क्या चक्कर है वो नहीं कर रहा है। एनीवे तो दैट वाज द लैब। इन शॉर्ट ये कि ईथर चैनल एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें बैंडविड्थ को बढ़ाने में मदद देती है और हमारे कोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर्स के ऊपर ईथर चैनल का बहुत अमल दखल होता है। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होती है।